खबर हम आपके सामने ला रहे हैं। खबर के साथ में वो ये है कि कराची स्टील मिल्स अब तक 2000 अरब के खसारे में पहुंच चुकी है और नाकिस हिकमत अमली से ये कौमी खजाने को यौमिया 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये यौमिया अमाउंट है। आपको भी बताते चलें कि 2014 से अब तक सूरत हाल ये है कि स्टील मिल्स 200 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे में पहुंच चुकी है और जो माहिरीन कहते हैं कि ये एक मुनाफा बख्श इदारा था। अगर इसमें से करप्शन का खात्मा हो जाए, इंतजामिया को बेहतर कर दिया जाए तो ये सालों में नहीं महीनों में इस नुकसान को पूरा करने के काबिल भी हो सकती है। और आज इजलास भी हुआ जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स को 30 साल के लिए लीज स्कोर देने की मंजूरी कर ली गई है और निजकारी कमीशन बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये फैसला किया है और इजलास में फैसला किया गया है कि ये असासे फरोख्त नहीं किए जाएंगे और इदारे को 30 साल के लिए निजी सरमायाकार के हवाले कर दिया जाएगा। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब, साथ साथ हमारे साथ तज्ज़ियाकार तारिक पिरज़ादा साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले साबिक चेयरमैन साहब से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब भी मौजूद होंगे, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगी, लेकिन चूंकि मैं उनसे पहले सवाल करूं इसलिए सबसे पहले मैं तारिक पिरज़ादा साहब की जानिब बढ़ना चाहती हूँ और उनसे बात करती हूँ। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो कराची स्टील मिल्स का मामला है 2008 से लेकर फिर 2014 में कुछ बेहतरी आई, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तारिक पिरज़ादा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस खसारे को पूरा किया जा सकता है अगर पाकिस्तान स्टील मिल्स को बेहतर किया जा सके, या निजकारी ही एक अहम और आखिरी फैसला है सिर्फ? देखें, ये जो सारी हरकत हुई है पिछले 4 साल में बिलखुसूस और उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, बड़ा जुल्म ये है कि इस मुल्क के साथ वफादारी जो है वो तकरीबन हुक्मरान तबकों में जो नौकरशाही के तबकात हैं उनमें 100% ख़त्म हो चुकी है। ये दुनिया की पहली स्टील मिल नहीं है, मगर आम तौर पर हमने जो दुनिया में काम नुकसान जिन स्टील मिलों को होते हुए भी देखा है, उसमें इतने अरसे तक स्टील मिल को बंद रखने का तस्वुर कहीं नहीं है। स्टील मिल खसारे में चलती है वो भी समझ में आता है और नुकसान भी होता है, लेकिन सरकारी मुलाजमों को और स्टील मिल के मुलाजमों को तनख्वाहें देना और स्टील मिल को बंद रखना, ये एक बड़ी साजिश या बहुत बड़ी नाअहलियत या दोनों का मजमुआ है। चुनांचे यही हमने देखा है कि इस वक्त भी स्टील मिल के मुलाजिम बैठे हुए हैं, स्टील मिल का चेयरमैन भी पैसे ले रहा है लेकिन स्टील मिल नहीं चल रही है। ये वो स्टील मिल है जिसने साला साल इस मुल्क को स्टील दिया, इस मुल्क की सनती बुनियाद, इस मुल्क को सनती बुनियाद फराहम की। अगर अब सूरत हाल है कि इसकी जड़ों को उखेड़ दिया गया और ये शख्स जो इस वक्त गवर्नर बना बैठा है सिंध का, ये जो जुबैर साहब, इन्होंने 4 साल जनाजा निकाल दिया और मैंने इनकी बहुत सी बातें सुनी, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्होंने सिंध हुकूमत को बीच में लाने की कोशिश की, वो बिल्कुल कूड़े का ढेर साबित। सिंध हुकूमत दुनिया की नालायक तरीन हुकूमत, करप्ट हुकूमत है, वहां पर गवर्नर आज कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। वो सुबह और जिसकी हुकूमत नैब का कानून खत्म करना चाहती हो, उस हुकूमत को बर्दाश्त करना आधे सेकंड का भी जायज नहीं है। आपके नजदीक और फिर दूसरी बात ये जो बहरान है वो बढ़ता चला गया, अंदर की करप्शन के मामलात भी हैं, मुलाजमीन के भी मसाइल हैं और नेग्लिजेंस भी रही इस इदारे को। तो आप समझते हैं कि निजकारी वाहिद ऑप्शन है या अभी हम खुद भी इसको बेहतर कर सकते हैं? नहीं, आप निजकारी करें लेकिन कुछ शराइत तो बताए ना। इस मुल्क में होता ये है कि मुआहदे हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगता। आपको मैं जरा सी एक बात बताऊं, 1 इंच की 2 इंच की खबर लगी हुई थी कल के अखबारों में कि फ्रांस के साबिक सदर सार्कोजी को अगस्ता 90B आबदोजों की फरोख्त के सिलसिले में जो उन्होंने करप्शन की थी, जिसकी वजह से जरदारी साहब पाकिस्तान में मिस्टर 10% करार पाए थे, उसको गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा चुका है। लेकिन ना यहाँ जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुई और ना इस वक्त अभी तक नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, जबकि JIT की रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल, देखिए अभी स्टील मिल्स पे हमारे, क्योंकि JIT बाकी चीजें हम सब डिस्कस कर ही रहे हैं। जनरल साहब, आपके नजदीक, तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपके नजदीक असल वजह क्या है? आपने अंदर सारे ही मामला देखे होंगे, करप्शन है, इंतजामिया है, क्या मसाइल है आखिरकार जो खसारा है वो बढ़ता जा रहा है स्टील मिल्स का? असल में बेसिक जो मसला है वो तो ये था कि 2009 में
स्टील मिल को 26 अरब का खसारा उठाना पड़ा था। उसके बहुत सारे अंदरूनी वजूहात भी थी और बहुत सारी बैरूनी बैनुल-अक़वामी वजूहात भी थी कि वहाँ आयरन ओर और मसनूआत की कीमतों में बड़ी फ्लक्चुएशन थी और दुनिया भर में उससे बड़ी तबाही और बर्बादी हुई। हालांकि मित्तल जिसका बड़ा नाम स्टील इंडस्ट्री में है, उसको भी कोई 19-20 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। तो असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जब 26 अरब का नुकसान हुआ तो उसको फिर पूरा नहीं किया गया, बल्कि जो हमें उसके बाद स्टील मिल को मिलते रहे फाइनेंशियल एलोकेशन, वो टू लिटिल टू लेट थी। जिस तरह 2-3 साल से इसकी ब्लीडिंग होती रही और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं छोड़ के आया वहाँ पे मई 2008 में, तो उस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 82% थी और उससे पहले पिछले साल जो मेरा था उसमें 89% थी। तो 89% से ये 62% पे आ गई और उसके बाद हर आने वाले साल में ये कैपेसिटी जो है मसनूआत बनाने की, इसकी परसेंटेज कम होती रही। जब 75 या 72% से ये नीचे चली जाए तो आप ब्रेक इवन से नीचे चले जाते हैं, आपको नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे और एक्सपेंडिचर हेड्स होते हैं, पेज है, अलाउंसेस है, बिजली है, पानी है, गैस है, ये सारे बिल पूरे नहीं होते। बिल्कुल। एक मैं समझता हूँ कि एक गलती ये थी कि एक ही वक्त में उसको पूरी तरह बाहर नहीं निकाला गया। जनरल साहब, एक और चीज ये कि आपके नजदीक इसे बंद रखने की वजह क्या है, और दूसरी बात ये कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? किसको आप समझते हैं कि ये काम हो सकता था बेहतरी के लिए लेकिन वो नहीं किया गया? जनरल साहब से मैं सवाल का दोबारा जवाब लूंगी। तारिक मिर्जा साहब, आपके नजदीक अब ये जो मुलाजमीन का मामला है और फिर जिम्मेदारी आप किसको समझते हैं कि जो खसारा है वो कम किया जा सकता था और एक बार फिर इसको चलवाया जा सकता था? आपके नजदीक कौन है? तारिक मिर्जा साहब, तारिक साहब आपसे जानना चाह रही हूँ एक और मामला। एक तो तबाही के जिम्मेदार पे हम बात कर रहे हैं कि आया क्या ये दोबारा इदारा फंक्शनल हो सकता है या नहीं हो सकता, और बंद रखने की वजह क्या है? एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो मौजूदा स्टाफ की तादाद है वो 19,700 के करीब है। अब हुकूमत ये चाहती है कि 4,835 मुलाजमीन को रजाकाराना इस अलहदगी स्कीम के जरिए कंपनी से निकाल दिया जाए। तो उन मुलाजमीन का क्या होगा? ग्रेजुएटीज हैं, जो पुरानी तनख्वाहें वो सब दे दी जाएंगी इतने शफाफ तरीके से? तारिक मिर्जा साहब, ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। खबर के साथ रहिए। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تھی اور انٹرنیشنل فیکٹر بھی تھے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کی تھی کہ پھر اس کو پورا نہیں کیا گیا نقصان کو، ٹو لٹل ٹو لیٹ، پیس میل 2 ارب 3 ارب ملتے تھے ہر 4 مہینے کے بعد۔ آپ کو پلاننگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 سے 6 مہینے کا ایک لاجسٹک سائیکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پروڈکشن سائیکل ہوتا ہے۔ اگر یہ سائیکل اپنے وقت پہ نہ ہو، کوئلہ بھی آنا ہے، آئرن اور بھی آنی ہے، دونوں نے میچ بھی کرنا ہے، کوانٹیٹیز بھی میچ کرنی ہے، تو پھر ڈسرپشنز ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی 2008 کے بعد کہ اس کو دوبارہ ریسسیٹیٹ کیا جائے، اس کے اندر جان ڈالی جائے۔ پھر ہوا یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ یہ نیچے چلتی گئی تو نقصانات بڑھتے جاتے ہیں۔ جب آپ پروڈکشن نہیں کر رہے تو آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جب آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو نقصان بڑھیں گے۔ تو ہمارا اینڈ پہ یہ ہوا کہ 2 سال سے یہ بالکل بند ہو گئی، دیر از زیرو پروڈکشن ہے اس وقت۔ تو آپ نے اس کو موتھ بال کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے فیصلے یہ کرنا ہے کہ کیا چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ اگر اس کو چلانا ہے تو کس موڈ میں چلانا ہے، کیا گورنمنٹ نے خود چلانا ہے؟ انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ کو آفر بھی کی تھی کہ آپ لے لیں۔ کیا کسی انٹرنیشنل کنسورشیم بنانا ہے کوئی؟ کیا پاکستان کے کسی ادارے کے ساتھ کو آپ نے جے وی کرنا ہے؟ تو یہ ایک تو فیصلے کرنے کا مقام ہے، اس کو یہاں اس طرح سسکا کے مارا نہیں جا سکتا، نمبر 1۔
اب یہ दूसरी जो बात 30 ये साल है के कि लीज इस पर देने दौरान का में फैसला किया गया बहुत है, सारे अब लोग आया रिटायर हो ये चुके हैं। ये पाकिस्तानी सरमायाकार भी हो सकते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी तो हो सकता है ना जनरल साहब? जी कोई भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपर बिडिंग कराएं, इंटरनेशनल बिडिंग कराएं, प्राइवेट वाले भी शामिल हो सकें। कुछ अदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बड़े कैपेबल हैं, इसमें मिलिट्री के अदारे भी एक दो हैं जो इज क्वाइट कैपेबल, फौजी फाउंडेशन है, FWO है, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो कहने का मतलब ये है कि एक सोल्यूशन ढूंढना है। इस वक्त सोल्यूशन के बगैर मिल जो है वो मर रही है। दूसरी बात, आपने लोगों की तादाद की इस वक्त 18,000 19,000 तादाद नहीं है। पिछले 5-7 साल में लोग 60 साल की उम्र पूरी करके घर जा चुके हैं। इस वक्त 11-12 हजार लोग हैं वहां पे। तो राइट डाउन साइजिंग तो हो चुकी, लेकिन राइट साइजिंग नहीं हुई, क्योंकि कहीं एक डिपार्टमेंट से सारे चले गए हैं। तो अभी जरूरत इस बात की है कि हम फैसला कर लें कि इस मुल्क को चलाना है। मेरे नजदीक इस मुल्क को चलना चाहिए, उसके अंदर बड़ी तवानाई है, पोटेंशियल है, उसके अंदर अभी भी उतना डैमेज नहीं हुआ, इसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन हर गुजरते महीने के साथ इसकी कॉस्ट जो है डैमेज कंट्रोल की वो बढ़ती जाएगी। तारिक पिरज़ादा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी रिकवरी की गुंजाइश है और इसे डैमेज नहीं करना चाहिए, इसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए? तारिक साहब, डू यू एग्री विद हिम? जी, बात यह है कि अगर 200-250 अरब रुपया खसारा देकर भी खसारा देने वाली PIA को चलाया जा सकता है, जिसमें 8,000-9,000 से ज़्यादा फालतू मुलाजिम भरे हुए हैं। इसी तरह ये आपका रेलवे जो है 26 अरब रुपए का खसारा इनका है सालाना, जिसको वो कहते हैं हमने एक साल में 1 अरब कम कर दिया या 2 अरब रुपए कम कर दिया। तो ये स्टील मिल तो पाकिस्तान की सनती बुनियाद थी। ये पूरे 4 साल में मियां नवाज शरीफ के ये क़यामत आई है और उससे पहले के लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये, चूंकि इसके बाहर वो खूबसूरत तख्ती नहीं लग सकती थी जो कि किसी मोटरवे के ऊपर लग सकती है, लिहाजा आपने मोटरवे की तख्तियां लगाते गए, पावर प्लांटों की लगाते गए, उनकी पैदावार जब होगी देखी जाएगी, वो सड़कें जब चलेंगी देखा जाएगा। लेकिन ये तो चली हुई स्टील मिल है जिसको आपने बंद किया है, और इसको अपनी आंख से बंद करके मुलाजमों को बिठाकर तनख्वाहें देना, ये किसी हुकूमत का नाकाबिले, किसी भी हुकूमत के लिए नाकाबिले मुआफी जुर्म है और इसकी सजा होनी चाहिए। मुआफी कर देखें, मुआफियां दे देकर हमने मुल्क को तबाह कर लिया है कि आज सूरत हाल है एक डाकू वजीर आजम बैठा हुआ JID पर, पूरी रिपोर्ट आ गई है, बुरा मनाइएगा, ये प्रोग्राम इसके मुतालिक नहीं है, और वो कहता है मैं मोमिन आजम हूँ। देखिए तारिक साहब, नए इदारे, सुनिएगा मेरा सवाल लीजिएगा, नए इदारों की आप बात करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की बात करती है हुकूमत, सुनिएगा तारिक साहब, दोनों को निकाला जा चुका है। ये आसमान से उतरा हुआ आदमी आपने बिठाया है जिसके दौर में स्टील मिल बिल्कुल तबाह हो गई है। चले ठीक है ना, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, अभी नए इदारों की बात करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। हमारे जो पिछले इदारे हैं वो सब बहरान का शिकार है। रेलवे की आपने खुद बात की 26 अरब खसारा, PIA की आपने बात की 250 अरब से ज्यादा खसारा, और अभी हम स्टील मिल्स की देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें और इदारे हैं। तो क्या हम इदारों को चलाने की सलाहियत नहीं रखते या सिर्फ करप्शन की नजर हो जाते हैं तमाम इदारे, और फिर नए प्रोजेक्ट्स लगाने से बेहतर नहीं कि जो चलते हुए इदारे इनको बेहतर बनाया जाए? दुनिया के अंदर तो यही होता है कि जो पहले अदारे चल रहे होते हैं उनको आप चलाते हैं, जो पहली मिलें बंद होती हैं उनको आप चलाते हैं। ये तमाम काम वो हैं जो तमाम दुनिया में होते हैं। अगर ये होने लगे कि जो मिल खराब हुई उसको आप बंद कर दें और समंदर में फेंक दें, तमाम दुनिया का सनती निज़ाम खत्म हो जाएगा। ये तरीक़ेकार रियासतें चलाने का नहीं है, ये रियासतें तबाह करने का है। और मैं तो हैरान हूं, चूंकि एहतसाब कोई नहीं है इस मुल्क में, एक एहतसाब शुरू हुआ है और वहां पर इस कदर बड़ी उसे क्या कहते हैं गुंडागर्दी हो रही है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा, स्टील मिल हो, कोई अदारा हो, सब ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी शख्स को मुआफ कर दिया किसी भी बहाने से, जमहूरियत के नाम से, किसी उसे क्या कहते हैं आइन के नाम पर, मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। सही। अच्छा जनरल साहब, आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ निजकारी ही वाहिद हल है स्टील मिल्स के लिए, या कोई और भी ऑप्शन और कोई और भी सॉल्यूशन मौजूद है कि एक बार फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स अपने पांव पर खड़ी हो सकती है? देखिए जी, किसी अदारे की अगर आप कारकर्दगी देखना चाहते हैं तो मजमूई तौर पे देखें। स्टील मिल की उम्र को 26-27 साल हो गई है, इसमें से 13-14 साल ये प्रॉफिटेबल थी।
मेरे 2 साल जो मैं 2006, 7 और 8 में मई में आया हूँ, मैंने 6 अरब रुपया प्रॉफिट कमा के दिया इनको। 1 अरब रुपया हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिविडेंड अदा किया 25 साल में। 72 करोड़ के 4 जो बोनसेस थे वो मजदूरों को मिले। तो ये स्टील मिल के अंदर इंट्रिंसिकली बुनियादी तौर पे ख़राबी नहीं है। अगर आप उसको मैनेज दुरुस्त करें, बैनुल-अक़वामी एनवायरनमेंट ठीक हो, आपको फाइनेंशियल इनपुट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट इशू होता है अगर आप इस तरह के बंदों को लगाएं जिनको तजुर्बा ना हो या जिनकी नीयतें ठीक ना हो। अब पाकिस्तान में बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, पाकिस्तान में कोई लोगों की कमी है, कोई कहत रुजाल तो नहीं है। मैं पीरज़ादा साहब से 100% एग्री करता हूँ कि जो अदारे चल रहे हैं ये चल सकते हैं। ये PIA एक वक्त प्राइड ऑफ द नेशन था, प्राइड ऑफ द वर्ल्ड था। तो क्या पाकिस्तान में वो लोग खत्म हो गए हैं जिन्होंने इसको प्राइड बनाया था? स्टील मिल इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ये एक मदर इंडस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। इससे कोई 25-30 किस्म की छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये सिर्फ अकेली स्टील मिल नहीं थी, ये पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हुआ क्या है कि IMF का हुक्म है कि हुकूमत जो है वो सरकारी इदारे ना चलाए। इट इज़ नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू रन बिजनेस, फाइन, लुक्स वेरी गुड एज ए क्लीशे, आप ना चलाएं। तो आप फिर प्राइवेटाइज करें, पार्ट प्राइवेटाइज करें। आप कोई फार्मूला तो ढूंढे ना भाई। आप उसको सिर्फ कह दें कि तनख्वाही ले लो और बैठे रहो, तो फिर ना पेंशन मिलेगी ना ग्रेच्युटी मिलेगी, फिर क्या मिलेगा? तो इसकी तबाही का जो सबब पाकिस्तान की इकोनॉमी। लोग तब्दील कर दिए जाने चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी मौजूद हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मुलाजिमीन सही काम नहीं कर रहे, क्या वजह है? तब्दीली कहाँ लानी है? एक फाइनेंशियल बेल आउट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने जो टेक्निकल उसमें कमजोरियां पैदा होती गई हैं। अभी यह मौथ बॉल है, 2 साल से बंद पड़ी है। आप गाड़ी भी बंद 2 साल रखें, उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ इनपुट चाहिए भाई। आप इसमें इन्वेस्ट करें अभी और प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर आप ज्वाइंट वेंचर कर लें। ये तो हुकूमत की चॉइस है ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई डिसीजन ले लिया जाए, डिसीजन ना लेना इज नॉट द आंसर। इसको सिर्फ खड़े रखना कि पड़ा रहे, लोगों को तनख्वाही मिलती रहे, ये कौमी लॉस है, ये कौम का प्राइड है। इसको रिससिटेट करें। मैं तो कहता हूं किसी बाहर के मुल्क को दे दें, आई डोंट केयर। इसको चलना चाहिए। आप नहीं देना चाहते, पाकिस्तान के अंदर बड़े कॉम्पिटेंट अदारे हैं, उनको कंसल्ट कर लें। आपका पास अच्छा एक बोर्ड बैठा हुआ है, उससे मशवरे लें, तो आप काम को चलाएं। ये कोई आंसर नहीं है। टेकिंग नो डिसीजन इज नॉट द राइट आंसर। सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तान स्टील में इसको कैसे चलाया जा सकता है? क्या आप जनरल साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि निजकारी अगर किसी फॉरेन कंपनी को भी दे दी जाए और कर दी जाए इसकी स्टील मिल्स की निजकारी तो फाइन इनफ, लेकिन इस इदारे को चलना चाहिए? पहली तो बात यह है कि अदारे को चलना चाहिए, ये चल सकता है। दूसरी बात, मैं तो समझता हूं कि इस मुल्क में जहां सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर से लेकर अब तक कुछ ना कुछ काम किए हैं, कुछ अहम बड़े मंसूबों की तरफ तवज्जो दी है, वो तमाम बड़े मंसूबे जिनके ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, पिछले दौर में भी और इस दौर में भी, मैं समझता हूं उनके मुतालिक चूंकि अदारे हुकूमतें अपना काम करने की अहलियत नहीं रखती और करप्शन का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई इस सिलसिले में कदम उठाना चाहिए। यहां तकसीम इख्तियारात को सिर्फ सियासतदानों के हवाले से नहीं देखना चाहिए। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा है। आने वाले सियासतदान भी को आसमान से नहीं उतरेंगे। यही कुछ है जो हमारे सामने है। तो मैं ये जनरल साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। किसी FWO को दें, किसी फौजी अदारे को दें, किसी सिविल इंडस्ट्रीज को दें, एक ग्रुप को दे दें। देखें, रेलवे के लिए भी तो आपने पैसे लगाए हैं, इसके लिए भी लगा लें, अच्छी इंतजामिया ले आए, आ सकती है। अगर फौरन किसी सनतकार को देना है तो किसी चीनी को दे दें, किसी और से बात कर लें, लेकिन इसके लिए एक खास दिलचस्पी चाहिए है जिसमें आपकी नुमाइश की जरूरत नहीं होती, इसके लिए काम की जरूरत है। और चूंकि ये कई साल से बंद पड़ी है, जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं, तो बड़ी वाज़ेह बात है कि शुरू के चंद महीनों में तो बहुत ज्यादा काम करने वाली टीम चाहिए है और वो तब तक नहीं होगी। मौजूदा हुक्मरान उसकी अहलियत नहीं रखते, क्योंकि ये तो करप्शन की पैदावार है और करप्शन की वजह से ही जाएंगे। यहाँ इस वक्त किसी अदारे को, सुप्रीम कोर्ट है या कोई और अदारा, उसको कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए, या सनतकारों की ये जो फेडरेशन है इनको शोर बचाना चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है उसको हिलाकर आपने रख दिया। इस मुल्क में कोई स्टील मिल नहीं है काबिल जिक्र इस वक्त। बिल्कुल।
تو جنرل صاحب کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ایک ہی پاکستان اسٹیل ملز ہے، دوسری بات یہ ایک کمانے والا ادارہ، ایک ویل نون ادارہ، لیکن اس کے لیے سوائے پاکستان اسٹیل ملز کے ورکرز کے ہم نے وہ احتجاج یا وہ کال شدت کے ساتھ نہیں دیکھی. سرمایہ کاروں کی بات کی، صنعت کاروں کی بات کی، طارق مرزا صاحب نے سپریم کورٹ کی بات کی. تو کیا جو شد و مد ہے یا جو انٹینسٹی جس پر شور ہونا چاہیے تھا پاکستان اسٹیل ملز کو بحال کرنے کے لیے وہ نہیں ہوئی، سوائے ان کارکنان کے، ان ملازمین کے، وہ بھی اپنے تنخواہوں کے لیے؟ بس بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اوپر سیاست مسلط ہو چکی ہے. ہر کام میں ہم سیاسی اینگل ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو یہ ایک نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے، نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں جو قومی ادارے ہیں وہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. پی آئی اے ہو یا اسٹیل مل ہو یا ریلوے ہو یا جس کا بھی آپ نام لینا چاہتے ہیں، واپڈا ہو، کوئی لیسکوز ہو، جو بھی ڈسکوز ہو، ان کو آپ جب تک سدھاریں گے نہیں. اور اس پہ میں اس بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 4-5 سال سے تو اس میں پیسے ہی نہیں ہیں. کرپشن کہاں سے ہونی ہے؟ ابھی کل پرسوں کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی اس کا پتہ کریں کیا وجہ ہے. اور وجہ بڑی سمپل ہے جی، آپ اس میں ان پٹ ہی نہیں ڈال رہے، آپ را مٹیریل ہی نہیں ڈال رہے، آپ ان کو لوجسٹک سپورٹ ہی نہیں دے رہے، آپ ان کو فنڈنگ ہی نہیں کر رہے. تو اس میں آپ کرپشن ہو یا نہ کرپشن کا تو وہ کہ یہ نہیں کوئی نہیں ہے. وہ تنخواہیں آپ دیتے ہیں، بولے تنخواہیں لو جاؤ. یہ بھی ہے نا کہ ابھی 3-4 سال سے پیسے نہیں ہیں، لیکن جب پیسے تھے اور جب اسٹیل ملز کام کر رہی تھی تب کرپشن ہوئی ہے، تب خسارے میں جانا شروع ہوا نا معاملہ. اور اب تو خیر بالکل ہی آخر لیول پر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس وقت کوئی آڈٹ نہیں ہوا، کسی نے پوچھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے. تو جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب میں مئی 2008 میں چھوڑ کے آ گیا تھا، جو وجوہات تھیں، اس وقت 10-11 ارب روپیہ کیش پڑا ہوا تھا بینک میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مصنوعات پڑی ہوئی تھیں. تو اگر ایک ہوا ہے تو اس کی تحقیقات تو ہو رہی ہیں. وہ نیب نے بھی اس پہ کاگنیزنس لیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی لیا ہوا ہے. ایشو ابھی اس وقت یہ ہے کہ کیا آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیا آپ اس کو صرف بند ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ تو بند رکھنا از ناٹ اے پلان. Having no plan is not the answer. اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں. Have the courage to sell it. اگر آپ اس کو جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. بٹ ہیو ٹیک اے ڈیسیجن. اگر آپ اس حالت میں چلانا چاہتے ہیں کہ یہی لوگ یہی انتظامیہ چلائے تو آپ وہاں بہتر بورڈ لگا دیں. اچھا بورڈ ہے، آپ ان سے کام لیں، مینجمنٹ کو اچھا طریقے سے لیں اور ان کی ڈیفیشنسی پوری کریں. مجھے پوری امید ہے کوئی بھی پلان آپ اٹھائیں یہ ورکیبل پلان ہونا چاہیے. جی 2008 میں پاکستان اسٹیل ملز آپ نے چھوڑی، آپ کو بھی کچھ تحفظات تھے؟ نہیں، میرا تو ٹینیور پورا ہو رہا تھا. ایک نئی گورنمنٹ آئی تھی، ان کا حق تھا کہ مجھے، میں چھوڑ کے نہیں آیا تھا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ 1-2 مہینہ رہ گیا. آئی سیڈ تھینک یو ویری مچ. لیکن سیم گورنمنٹ پھر مجھے دوبارہ انہوں نے انوائٹ کیا اپریل 2012 میں. میں واحد شخص ہوں جو خوش نصیب ہے اس لحاظ سے، یا جس کی آنر ہے یہ کہ میں 2 دفعہ اسٹیل مل کا چیئرمین رہا ہوں، سی ای او رہا ہوں. تو 2012 اپریل سے پھر میں جولائی 2013 میں پھر چھوڑ کے آیا تھا، بیکاز میرے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پورے نہیں ہو رہے تھے. صحیح. اچھا کیا وجہ ہے طارق مرزا صاحب کہ ہمارے پاس قابل لوگ ہیں، جب اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی ایفیشینسی 200% ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے یا انہیں یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جناب دے دیجئے فورن انویسٹر کو، فورن کمپنیز کو، وہ آ کے سنبھال لیں گے. تو کیا ہمارے لوگ کسی بھی ادارے میں، چاہے پی آئی اے، ریلوے، پاکستان اسٹیل ملز، واپڈا کے الیکٹرک، کوئی بھی میں بات کروں، تو کیا اتنے اہل نہیں ہیں کہ اداروں کو سنبھال سکیں؟ دیکھیں، جو اگر تو آپ نوکرشاہی کا ذکر کریں گے تو میں پرانی نوکرشاہی کا ذکر تو بیوروکریسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو تحریک پاکستان کے بعد تھی. ان لوگوں نے جو بڑا کام کیا تھا، اور وہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی. اس زمانے کے بڑے بڑے قابل افسر جو آزادی کے وقت سے اگلے 20 سال میں جن لوگوں نے کام کیا، اور اسی طرح افواج پاکستان میں ایک ڈسپلن ہے، تو ان کی طرف سے بھی جو لوگ آتے رہے، وہ ان کے مسائل ہوں گے، ان کے کوئی جھگڑے ہوں گے، لیکن وہ بالآخر کام کرنے والے لوگ ہوتے ضرور ہیں. لیکن جب یہ سیاستدان اس ملک میں آتا ہے تو جب آپ 8,000 اور 10,000 اور 20,000 اپنی پارٹی کے لوگ بھریں گے تو وہ ادارے تباہ ہوں گے. پھر آپ نے اپنی مرضی کے لوگ لگانے ہیں، پھر آپ نے اسے کیا کہتے ہیں بددیانتی کرنی ہے، راشی اور مرتشی ہونا ہے.
चुनांचे नतीजा ये निकलता है कि मसलन पीपल्स, देखिए याद रखें, ये रेलवे का महकमा था, वो बलूर साहब ने इसका जनाजा ही निकाल दिया था, उसे क्या कहते हैं उसके दौर में, जरदारी साहब के दौर में, और बहुत शोर मचा। एक लाइन बंद हुई, 2 लाइन बंद हुई, तकरीबन रेलवे ही बंद होने वाली थी। ये हाल था। सही कह रहे हैं आप। अब चूंकि जो मौजूदा वजीर रेलवे उन्होंने जैसे कैसे भी किया, करप्शन की, ये किया, वो मौजूद थे। जनरल रिटायर्ड जावेद साहब ने मुझे वक्त दिया, साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स, शुक्रिया। सवाल सिर्फ यही है कि जो मसला है उनको हल करने के लिए हमें बदयांती, करप्शन और मेरिट जो की बात की जाती है कि उसका